हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एलबीएस स्टार ट्रिक्स में। आज आपके सामने जियोग्राफी में चट्टान के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं चट्टान क्या है। तो चट्टान क्या है? ठोस पत्थर जिसमें शैलों का सम्मिश्रण हो वो चट्टान कहलाता है। यानी ऐसा ठोस पत्थर जो शैलों के सम्मिश्रण से बना हो चट्टान कहलाता है। तो चट्टान क्या है? ठोस पत्थर, ठोस पत्थर जो खनिजों के, ठोस पत्थर जो खनिजों के सम्मिश्रण से बना हो चट्टान कहलाता है। चट्टान कहलाता है। ये इसकी एक साधारण सी परिभाषा है, यानी कि ऐसा ठोस पत्थर जो खनिजों के सम्मिश्रण से बना हो वो चट्टान कहलाता है। उसके बाद देखते हैं चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो चट्टान 3 प्रकार की होती है। चट्टान होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। और नंबर 2 पर आती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और नंबर 3 पर आती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो ये चट्टान की 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। इनमें से सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो उनका हम लोग ऐसे एक क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान। नंबर 1 पर आती है आग्नेय चट्टान। ये कैसी होती है? इसकी पहली विशेषता है कि ये तप्त एवं तरल मैग्मा के धरातल पर आने के बाद जब ठंडे हो जाती हैं तो यही चट्टानें आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो पहली क्या विशेषता है? तप्त एवं तरल मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है तो वही आग्नेय चट्टान कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान। ये इसकी पहली विशेषता है। उसके बाद क्या है कि ये नीचे से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये तरल भी है और गर्म भी है, तो इसमें जीवावशेष यानी कि जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसकी दूसरी क्या विशेषता है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसकी एक और विशेषता क्या है कि ये परतदार नहीं होती है, यानी कि ये अपरतदार होती है। इसकी अगली विशेषता क्या है कि ये अपरतदार होती है। ये इसकी 3 विशेषताएं हो गई। एक विशेषता ये है कि ये
धरातल से निकल रही है तो इसमें रवे भी पाए जाते हैं। रवे यानी कि छोटे छोटे दाने के आकार में इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो इसकी एक अलग विशेषता है कि इसमें रवे पाए जाते हैं, यानी कि ये रवेदार होती है, ये रवेदार होती है। उसके बाद इसकी एक जो प्रमुख विशेषता है कि ये सभी चट्टानों की जननी है, यानी कि इसी से सभी चट्टानें बनी हुई हैं, चाहे अवसादी हो या कायांतरित या रूपांतरित हो। तो इसकी ये भी विशेषता है कि इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है कि ये प्राथमिक चट्टान कहलाती है, प्राथमिक चट्टान, ये प्राथमिक चट्टान कहलाती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता हो गई कि ये तप्त एवं तरल मैग्मा से बनी है धरातल के नीचे। जब मैग्मा ऊपर आता है तो यही ठंडा होकर क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान। उसके बाद क्या विशेषता है कि ये इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये अपरतदार होती है, ये रवेदार होती है और ये प्राथमिक चट्टान है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद देखते हैं कि आग्नेय चट्टान को भी दो भाग में बांटा गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि आग्नेय चट्टान, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। तो आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है अंतर्जात आग्नेय चट्टान और दूसरी है बहिर्जात। तो पहली है अंतर्जात और दूसरी है बहिर्जात। बहिर्जात यानी कि अंतर्जात के अंतर्गत धरातल के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अंतर्जात कहलाती हैं और बहिर्जात में जो चट्टानें धरातल के ऊपर पाई जाती हैं वे बहिर्जात कहलाती हैं। तो जाहिर सी बात है ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। तो कुछ पदार्थ जैसे मैग्मा है वो धरातल के अंदर ही चला जाता है, नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही जमा हो जाता है, तो उसे अंतर्जात आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो पहली विशेषता क्या है कि ये धीरे धीरे, ये चट्टान धीरे धीरे ठंडी होगी। और इसकी क्या विशेषता है कि ये ज्यादा रवेदार होगी। अगली विशेषता क्या है कि ये ज्यादा रवेदार होगी। ये इसकी दो विशेषता है। और अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो एक चट्टान पाई जाती है ग्रेनाइट, तो इसके अंतर्गत आती है जैसे ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान अंतर्जात चट्टान के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखते हैं बहिर्जात। बहिर्जात चट्टानों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो मैग्मा ऊपर आएगा, धरातल के ऊपर जब मैग्मा आएगा तो वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, यानी कि यहाँ पर बारिश भी होती है, हवाएं भी चलती हैं, यहाँ के वातावरण में वो आएगा तो ये जल्दी ठंडा होगा। तो पहली विशेषता क्या है, ये जल्दी ठंडी होती हैं, जल्दी ठंडी होती हैं। उसके बाद क्या है, इसकी अगली विशेषता है कि ये कम रवेदार होती हैं। अंतर्जात ज्यादा रवेदार होती हैं और ये कम रवेदार होती हैं, कम रवेदार होती हैं। और इसकी अगर उदाहरण देखें तो एक चट्टान पाई जाती है बेसाल्ट चट्टान, वो आती है बहिर्जात में, जैसे जैसे बेसाल्ट चट्टान। ये आग्नेय चट्टान की विशेषताएं हो गई, दो प्रकार की पाई जाती हैं, अंतर्जात और बहिर्जात।
उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अंतर्जात आग्नेय चट्टानों से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर्जात आग्नेय चट्टान से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर हम आप अध्ययन कर लें तो एक बार ये दिमाग में बना रहेगा और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते रहेंगे। तो पहले देखते हैं अंतर्जात आग्नेय चट्टान से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। अंतर्जात आग्नेय चट्टान से बनने वाली स्थलाकृतियां तो जो सबसे बड़ी स्थलाकृति बनती है अंतर्जात आग्नेय चट्टान में, उसे कहते हैं हम लोग बैथोलिथ। यानी कि बैथोलिथ जो होती है वो धरातल के नीचे बहुत दूर तक पाई जाती है और इस स्थलाकृति को कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ पहली स्थलाकृति बनती है हमारी बैथोलिथ, जो धरातल के नीचे पाई जाती है और ये बहुत बड़े भाग में होती है, लेकिन इसका क्या है, आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है और ये बड़े भाग में पाई जाती हैं। बड़े भाग में पाई जाती हैं और ये बनती कैसे है, मैग्मा के जमा होने से। इसकी क्या विशेषता है कि मैग्मा के जमा होने से बनती हैं ये। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्जात आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत सबसे बड़ी स्थलाकृति बनने वाली कौन सी है, तो वो होती है बैथोलिथ। इसके बाद एक और स्थलाकृति बनती है जिसका नाम है फेकोलिथ। ये आकृति तरंगनुमा होती है, यानी कि तरंगनुमा एक आकृति पाई जाती है जिसे कहते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ ये दूसरी आकृति है और ये कैसे होती है, तरंगनुमा। तरंगनुमा आकृति को क्या कहते हैं, फेकोलिथ। उसके बाद तीसरी आकृति एक बनती है तस्त्रीनुमा आकृति, यानी कि ऐसे बनती है एक तस्त्रीनुमा आकृति। तस्त्रीनुमा एक आकृति बनती है, उसको कहते हैं लोपोलिथ। ये क्या है, तीसरी आकृति लोपोलिथ। ध्यान देना कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यही बोला जाता है। हिंदी में भी इसे इसी शब्द से बोलेंगे और अंग्रेजी में भी इसे ही शब्द से बोला जाता है। तो अभी तक तीन आकृतियों के बारे में हमने देखा कि पहली बनी बैथोलिथ, जो बहुत दूर तक होती है, बड़े भाग में होती है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा हमने देखा कि एक तरंगनुमा आकृति होती है जिसे कहते हैं फेकोलिथ। तीसरी तस्त्रीनुमा आकृति होती है जिसे कहते हैं लोपोलिथ। और एक आकृति बनती है गुंबदाकार, यानी कि गुंबद के आकार की, और इस आकृति को कहते हैं लैकोलिथ। ये चौथी आकृति है जिसे कहते हैं लैकोलिथ। और ये कैसी होती है, गुंबदाकार। ये आकृति गुंबद के आकार की होती है और इसे कहा जाता है फेकोलिथ। एक आकृति और बनती है जो 5वें नंबर पर आती है, वो एक सरल रूप में होती है, यानी ऐसे सीधी होती है और ये सरल रूप में होती है, सरल रूप में होती है। इसे कहा जाता है सिले। ये आकृति क्या कहलाती है, सिले।
नंबर 5 पर है सिल, और 6 पर एक और आकृति बनती है नंबर 6 पर, जो एक सीधी रेखा के टाइप बनती है लेकिन बीच में से थोड़ी झुकी हुई होती है, और इसे कहा जाता है डाइक। ये क्या है? डाइक। तो ये 6 मुख्य स्थलाकृतियां धरातल के नीचे आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत, जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है उसके अंतर्गत बनती हैं। इसे कहा जाता है डाइक, जो सीधी होती है मगर थोड़ा झुकी हुई, थोड़ा झुकी हुई। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता रहता है कि स्थलाकृतियों के अंतर्गत सबसे बड़ी स्थलाकृति बनती है बैथोलिथ, उसके बाद तरंगनुमा आकृति बनती है जिसे कहते हैं फेकोलिथ, तस्त्रीनुमा आकृति अगर पूछे तो उसे कहते हैं लोपोलिथ, अगर पूछे कि गुंबदाकार आकृति कौन सी होती है तो वो होती है लैकोलिथ, अगर पूछे कि सरल रूप में कौन सी होती है तो वो होती है सिल, अगर पूछे कि सीधी होती है स्थलाकृति मगर थोड़ी झुकी हुई होती है तो वो होती है डाइक। तो ये मुख्य 6 स्थलाकृतियां अंतर्जात आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत बनती हैं। इसके बाद देखते हैं बहिर्जात आग्नेय चट्टान, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं बहिर्जात के अंतर्गत। बहिर्जात की पहली विशेषता क्या है? बहिर्जात आग्नेय चट्टान तो पहली विशेषता है कि ये लावा के द्वारा बनती है, यानी लावा उद्वेलन। लावा उद्वेलन का मतलब लावा जब धरातल पर आता है तभी इस स्थलाकृति का निर्माण होता है। लावा उद्वेलन के द्वारा निर्मित होती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जब बन जाती है तो ये चट्टान आसपास के जब पहुंचती है तो इसे कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। कैसी चट्टान होती है ये? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान बनती है। और यही बेसाल्ट चट्टान जब अपर्दित होकर, यानी कि अपर्दन की क्रिया होती है, अपर्दित होकर बन जाती है काली मिट्टी। ये बेसाल्ट चट्टान अपर्दित होकर बनती है क्या? काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसे एक और नाम से जानते हैं या रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। और इसमें सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो होती है कपास की। जब कपास की खेती इसमें सर्वाधिक होती है तो इसे कहा जाता है, एक और नाम जाना जाता है जिसे कहते हैं कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी। तो ये इसकी विशेषता है बेसाल्ट चट्टान की। तो अभी अपने आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत हमने देखा कि अंतर्जात आग्नेय चट्टान की क्या विशेषताएं हैं, बहिर्जात आग्नेय चट्टान की क्या विशेषताएं हैं। अंतर्जात आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाई जाती है और बहिर्जात आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और यही बेसाल्ट अपर्दित होकर काली मिट्टी बनती है जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 पर आती है अवसादी चट्टान। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं और वर्णन किया जाएगा अवसादी चट्टान के बारे में। तो नंबर 2 पर आती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कैसे होती है कि यही आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से ही इस चट्टान का निर्माण होता है। पहली विशेषता क्या है कि आग्नेय चट्टान के टूट फूट से ही ये निर्मित होती है।
इसके पहले भी बताया गया कि प्राथमिक चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान, तो वही सबको बनाएगी। तो इसकी पहली विशेषता है कि आग्नेय चट्टान के टूट फूट से निर्मित होती है, निर्मित होती है। उसके बाद इसकी दूसरी क्या विशेषता है कि ये परतदार होती है। अभी आपने पढ़ा था कि जो आग्नेय चट्टान है वो अपरतदार होती है क्योंकि वह तरल अवस्था में होती है, लेकिन ये क्या है, ये ठोस अवस्था में पाई जाएगी पहली बार। तो ये कैसे होती है, परतदार होती है। तो ये परतदार होती है। उसके बाद क्या है कि इसकी अलग विशेषता क्या है कि उसमें था आग्नेय चट्टान में रवेद पाए जाते थे, लेकिन इसमें रवे नहीं पाए जाते। तो इसकी क्या विशेषता है, ये रवेदार नहीं होती है, रवेदार नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म या जीवावशेष नहीं पाए जाते थे क्योंकि वो गर्म अवस्था में आती थी, तो उसमें से जो भी थे वो सब नष्ट हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जीवावशेष भी पाए जाते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। और सबसे जो अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें से प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम या कोयला पाया जाता है, तो वो यही चट्टान है। जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि खनिज तेल, खनिज तेल हो गया, गैस हो गया और कोयला, खनिज तेल, गैस और कोयला इसी चट्टान में पाए जाते हैं, इसी चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी। इसके बाद भी देखते हैं कि अवसादी चट्टान को भी दो भागों में बांटकर देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो अभी इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अवसादी चट्टान दो प्रकार की होती है, इसकी क्या क्या विशेषता है। अवसादी चट्टान तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है अकार्बनिक। कैसी होती है? अकार्बनिक। और दूसरी होती है कार्बनिक। अकार्बनिक में क्या होगा कि इस चट्टान में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी। जैसे पहली है चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। पहला कौन सा है? चूना पत्थर। उसके बाद दूसरा क्या है? बालुका पत्थर। बालुका पत्थर। और तीसरी कौन सी है? वो है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। तो ये तीन विशेषताएं पाई जाती हैं अकार्बनिक अवसादी चट्टान में। उसके बाद कार्बनिक चट्टान में पहला जो पाया जाएगा वो है कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला। और दूसरा क्या है? खनिज शैल। खनिज शैल। खनिज शैल में क्या क्या आएंगे? पेट्रोलियम, गैस, ये सब आते हैं इसमें। तो क्या आएंगे? पेट्रोलियम और गैस। तो ये इसकी विशेषता थी। अकार्बनिक में ये आते हैं, चूना पत्थर आता है, बालुका पत्थर आता है, चिकनी मिट्टी आती है। और कार्बनिक अवसादी चट्टान में आते हैं कोयला, दूसरा है खनिज तेल जिसमें पेट्रोलियम और गैस आते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि भूपटल पर सर्वाधिक भाग किस प्रकार के चट्टानों से बना है। क्या क्वेश्चन आता है, भूपटल का सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है। इसका उत्तर आगे बताया जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, कि भूपटल पर सर्वाधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो यहां पर दो शब्द को पकड़ना है। पहला पकड़ना है बना है और दूसरा पकड़ना है पाई जाती है। क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि भूपटल का सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है, और दूसरा है भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो भूपटल का सर्वाधिक भाग जो बना है वो बना है आग्नेय चट्टान से। किससे बना है, आग्नेय चट्टान से, और ये है 90%, यानी भूपटल का 90% भाग आग्नेय चट्टान से बना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका उत्तर है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, और ये बना है 75%, यानी कि 75% भाग से इसका निर्माण हुआ है। तो अभी आपने देखा कि अवसादी चट्टान की क्या विशेषताएं थी, आग्नेय चट्टान की क्या विशेषताएं थी, इनमें कहां से कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या क्या पूछा जाता है। अब एक और चट्टान बची है जिसे कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसका हम लोग अभी अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि कायांतरित या रूपांतरित की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 3 पर है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपना रूप बदलती है, तो जाहिर सी बात है कि कौन सी चट्टान अपना रूप बदलेगी। तो अभी तक हम आपने दो चट्टानों के बारे में पढ़ा है, आग्नेय चट्टान के बारे में और अवसादी चट्टान के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि ताप एवं दाब के कारण, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप एवं दाब के कारण जब आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें अपना रूप बदलती हैं, तो वही कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। यानी दोस्तों कि जब आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान अपना रूप बदलती है तो क्या बन जाती है, वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो पहले देखते हैं अवसादी चट्टान अपना रूप कैसे बदलती है। अवसादी
चट्टान, और ये रूप बदलेगी तो क्या बनेगी? रूपांतरित चट्टान। तो अवसादी चट्टान में हमने अभी आपने पढ़ा था, एक होता है चूना पत्थर। तो पहला है क्या? चूना पत्थर। और चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा यानी जब रूपांतरित होगा तो वो बन जाएगा संगमरमर। क्या बन जाएगा दोस्तों? संगमरमर। उसके बाद अभी हम आपने पढ़ा था कि एक होता है बालुका पत्थर। बालुका पत्थर। बालुका पत्थर होता है, जब ये रूप बदलेगा तो ये बन जाएगा क्वार्टजाइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्वार्टजाइट कि बालुका पत्थर से जब चट्टान रूप बदलेगी तो वो क्या बनेगी? क्वार्टजाइट। उसके बाद भी पूछा जाता है कभी कभी कि संगमरमर किस प्रकार के चट्टान से बनता है, तो वो चूना पत्थर से बनता है। और तीसरा जो है वो है एक है कोयला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। कोयला। कोयला जब रूप बदलता है तो इसमें दो बनते हैं। पहला बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है 2D में। क्या होता है? 2D में। और एक दूसरा बनता है जिसे कहते हैं हीरा। और हीरा कैसा होता है? 3D में। ये इसकी विशेषता है, ग्रेफाइट 2D में और हीरा 3D में होता है। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया अवसादी चट्टान से बना। अब देखते हैं आग्नेय चट्टान से क्या क्या बनती हैं। आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान में अभी हम आपने दो चट्टानों के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था कि ग्रेनाइट और दूसरा पढ़ा था बेसाल्ट। तो पहले देखते हैं ग्रेनाइट से क्या बनता है। ग्रेनाइट से बनता है, जब ग्रेनाइट अपना रूप बदलेगी तो वो बन जाएगी नीस। क्या बन जाएगी? नीस। और दूसरी जो चट्टान है बेसाल्ट, बेसाल्ट। बेसाल्ट अपना रूप बदलेगी तो वो बन जाएगी सिस्ट या एम्फीबोलाइट। वो बन जाएगी सिस्ट या एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट। तो ये इसकी विशेषता थी। ये अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान बनी है और ये आग्नेय चट्टान से ये रूपांतरित चट्टान बनी है। तो अभी हम आपने देखा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आग्नेय चट्टान का वर्णन किया गया, अवसादी चट्टान का वर्णन किया गया और अंत में आकर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के बारे में भी हम आपने जाना। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जैसा कि हमारे एलबीएस शॉर्ट ट्रिक्स का एक थीम है, जहां लक्ष्य ही सफलता है। तो यही हमारा आपसे कहना है, आप सभी दोस्तों से कहना है कि हमारा लक्ष्य आपकी सफलता है। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।